हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल देवर्सी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉलिड एंगल डिस्कस किया था और सॉलिड एंगल डिस्कस करते हुए जो वीडियो के लास्ट तक हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग सॉलिड एंगल यूज करके गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तक पहुंच सकते हैं। वी डिराइव्ड गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूजिंग सॉलिड एंगल। आज हम लोग गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो लास्ट वाला वीडियो देख लेंगे, ठीक रहेगा, आपको पता रहेगा गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ कैसे रहा है, कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आप अगर देख लो लास्ट का 2 वीडियोस देख लो, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वीडियो देख लो एक, और एक सॉलिड एंगल वाला देख लो, तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इसको करते हैं गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स IIT जैम, CSR नेट, गेट, JSTIFR वगैरह का तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले तो स्टेटमेंट लिख देते हैं, ठीक है, और फिर उसका एप्लीकेशन का बात करेंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, द टॉपिक इज गॉस लॉ ऑफ according to this Gauss law of electrostatics, the flux of electric field across any closed Gaussian surface, flux of electric field across any closed Gaussian surface is equal to the net charge enclosed by the Gaussian surface, it लिख दे रहे हैं, by it मतलब Gaussian surface divided by permittivity of free space, permittivity of फ्री स्पेस। ठीक है, मैथमेटिकली आपको पता है कि फ्लक्स को हम लोग सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई के टर्म से डिफाइन करते हैं। दिस इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द गॉसियन सरफेस। किसी भी क्लोज सरफेस को आप गॉसियन सरफेस ले सकते हो। ठीक है, that is equal to the net charge enclosed by epsilon naught. Q is the charge enclosed. Q is the charge enclosed. Left hand side is the flux. Q is the charge enclosed upon permittivity of free space. Where n cap is where n is an outward drawn unit normal vector to S। ये स्टेटमेंट है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस एनी क्लोज्ड गॉसियन सरफेस is equal to the net charge enclosed by divided by permittivity of free space, where n cap is an outward drawn unit normal vector to S, and n cap is outward drawn unit normal vector to S। ठीक है, ये गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्टेटमेंट है। किसी भी क्लोज सरफेस को, देखो पहली बात एक दो चीज ध्यान दो आप, यू मस्ट mark this word any. You can take any closed surface as a Gaussian surface, और आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये ट्रू होगा। कोई भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में किसी भी क्लोज सरफेस को, कोई भी इमेजिनरी सरफेस ले लो, क्लोज सरफेस होना चाहिए। ठीक है, तो उसके अक्रॉस जो भी फ्लक्स होगा, इसके अक्रॉस जो भी फ्लक्स होगा, दैट विल बी इक्वल टू the charge enclosed by the Gaussian surface upon epsilon naught। ये एक बेसिक लॉ ऑफ नेचर है। देखो आप पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यू हैव
4 बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड 1 कंजर्वेशन लॉ, सो 5 मान लो। एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया और 4 और लॉज हैं, उसमें से पहला लॉ जो है वो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। आगे हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक्स, B डॉट NDS इंटीग्रल इज 0, मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर्स लॉ और उसके बाद पढ़ेंगे फैराडे लॉ, ठीक है। तो ये 4 बेसिक लॉज है अलॉन्ग विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को बाद में हम लोग इन्हीं लॉज में क्लब कर देते हैं, हम लोग उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, उसको यूज करके हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट करंट डिराइव कर लेंगे। तो यह 4 बेसिक लॉज ऑफ नेचर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू मैक्सवेल इक्वेशंस, ठीक है। तो ये 4 जो मैक्सवेल इक्वेशंस है, 4 जो बेसिक लॉज है, उसमें पहला लॉ ये है, ठीक है। आगे हम लोग 3 लॉज और पढ़ेंगे। तो दिस इज बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड इट होल्ड्स गुड, इट होल्ड्स गुड फॉर एनी गॉसियन सरफेस, ठीक है। गॉसियन सरफेस पे एक ही कंडीशन है कि वो क्लोज्ड होना चाहिए, किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, कोई भी शेप का गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। और दूसरा चीज जो मार्क करना है आपको ये है एनकैप। या एनकैप है, एनकैप इज नॉर्मल टू एस। सिर्फ नॉर्मल ही नहीं, नॉर्मल तो 2 तरीके से हो सकता है ना, नॉर्मल तो बाहर की तरफ भी हो सकता है, नॉर्मल अंदर की तरफ भी हो सकता है। लेकिन गॉस लॉ क्लियरली स्पेसिफाई कर रहा है कि यू हैव टू टेक आउटवर्ड ड्रॉ नॉर्मल। आउटवर्ड मतलब जो वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है उससे बाहर की तरफ, जो वॉल्यूम इनक्लोज कर रहा है उससे बाहर की तरफ नॉर्मल लेना है, ठीक है। तो ये 2 चीज मार्क कर दो। अच्छा, क्यू, क्यू इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इज द नेट चार्ज इनक्लोज। जितना भी जो भी प्लस माइनस, अगर मान लो 10 कूलम है और एक -5 कूलम है, 10 - 5 कूलम नेट चार्ज हो गया। तो क्यू इज द नेट चार्ज इनक्लोज ऑल काइंड ऑफ चार्जेस। हम लोग टाइप्स ऑफ चार्जेस भी आगे पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, पोलराइजेशन में, ठीक है। तो ये दिस लॉ इज दिस इज ट्रू फॉर ऑल काइंड ऑफ चार्ज। मतलब नेट चार्ज इनक्लोज्ड जो है दैट अपॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, नेट क्यू इज द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, क्यू इज द बाकी हम लोग ये सब पढ़ ही चुके हैं। फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़े हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिटर्मिनेशन, अलग अलग चार्ज कन्फिगरेशन से, इसके न्यूमेरिकल्स भी किए हैं हम लोगों ने। और फ्लक्स लास्ट 2 वीडियो में हम लोग फ्लक्स डिस्कस किए हैं, सॉलिड एंगल भी डिस्कस किए, और सॉलिड कैसे सॉलिड एंगल आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है वो सारा हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन देखेंगे। देखो गॉस लॉ का 3 मेजर एप्लीकेशन है, 3 मेजर एप्लीकेशन है। अब देखो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ ऑफ electrostatics. Let's see this. Applications of Gauss law of electrostatics. देखिए पहला एप्लीकेशन है, it helps you in determining the flux of electric field. Second application है, it helps you in finding the electric field due to a given charge distribution. Given charge distribution. Third है, it helps you in determination of charge distribution. ये 3 एप्लीकेशन, ये 3 मेजर एप्लीकेशन है। पहला है ये आपको फ्लक्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, क्योंकि गॉस लॉ तो फ्लक्स के बारे में ही बात करता है ना, गॉस लॉ फ्लक्स के बारे में ही बात करता है। अच्छा, कुछ एक केसेस में ये आपको इट हेल्प्स इन फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है,
तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगा ये। और तीसरा ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर्स के केस में इट हेल्प्स यू इन डिटरमाइनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ। चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा कंडक्टर्स के ऊपर, आपको एक कंडक्टर या 2 या 3 कंडक्टर दिया हुआ है एक साथ, तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करेगा कंडक्टर्स के ऊपर, वो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, तो 1 by 1 हम लोग सारा एप्लीकेशन देखते हैं। लेट्स सी द एप्लीकेशन 1 by 1, मतलब अलग अलग वीडियो बनाया जाए। पहला एप्लीकेशन पे एक वीडियो, आज हम लोग पहला एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा एप्लीकेशन करेंगे, उसका तीसरा एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, इजी रहेगा थोड़ा, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो में पहला एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। इट हेल्प्स यू इन डिटरमाइनिंग द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट हेल्प्स यू इन डिटरमाइनिंग द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। Let's see how Gauss law helps you in determination of फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखते हैं कैसे गॉस लॉ हम लोग को फ्लक्स डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। देखो गॉस लॉ क्या बोल रहा है, गॉस लॉ बोल रहा है कि अगर कोई क्लोज सरफेस दिया हुआ है तो इसके अक्रॉस जो फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एग्जाम में कोई ऐसा थोड़ी पूछेगा कि मान लो एक क्लोज सरफेस है, यहाँ चार्ज क्यू है तो फ्लक्स निकालो, तो क्वाइट ऑब्वियस है। यहाँ पे फ्लक्स विल बी व्हाट, फ्लक्स इज गोइंग टू बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, फाई इज नथिंग बट दिस। तो ये तो सिंपल हो जाएगा ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं कि आपको क्लोज सरफेस दे दिया, चार्ज अंदर दे दिया, कह दिया फ्लक्स निकालो, तो इजी है। फ्लक्स इज सिंपली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इज सिंपली क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, राइट। देखिए क्वेश्चन यूजुअली आपसे ऐसे पूछेगा, देखो ऑल्दो गॉस लॉ टॉक्स अबाउट फ्लक्स अक्रॉस ए क्लोज सरफेस, गॉस लॉ जो है फ्लक्स अक्रॉस क्लोज सरफेस के बारे में बात करता है, लेकिन कुछ एक केसेस में आप देखेंगे कि ये आपको फ्लक्स अक्रॉस सम ओपन सरफेस भी निकालने में आपको हेल्प कर देगा। कुछ एक केसेस में हम लोग देख सकते हैं कि ओपन सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स निकालने में भी गॉस लॉ का यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए कैसे यूज कर सकते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेके ही अच्छे से समझ पाएंगे ना, ऐसे बोलते रहने से तो फायदा है नहीं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड सी हाउ गॉस लॉ हेल्प्स अस in evaluating flux across some famous open surfaces। कुछ फेमस ज़्यादा केसेस नहीं है, 3-4 केस ही है, ठीक है, वही घुमा फिरा के पूछेगा क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ एक ओपन सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स निकाल के हम लोग थोड़ा ट्राई किया जाए, ठीक है। कैसे गॉस लॉ हेल्प कर रहा है हम लोग को, ये मिटा देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज करो कि आपको एक स्क्वायर प्लेट दिया हुआ, सपोज यू आर गिवन ए स्क्वायर प्लेट। चलो ड्राई कर देते हैं। सपोज यू आर गिवन ए स्क्वायर प्लेट, आपको एक स्क्वायर प्लेट ऐसे दिया हुआ ऑफ से साइड लेंथ ए, राइट, और a/2 हाइट पे सेंटर से, इस स्क्वायर प्लेट के सेंटर से a/2 हाइट पे, एट द हाइट ऑफ a/2 सपोज वी हैव ए चार्ज q, राइट, चार्ज q। Now the question is find the flux of electric field across a square plate। आपको एक स्क्वायर प्लेट दे दिया हमने, ठीक है, और स्क्वायर प्लेट दे दिया, और स्क्वायर प्लेट जो उसका साइड लेंथ है वो a है, और हम कह रहे हैं कि स्क्वायर प्लेट के जो सेंटर है, सेंटर मतलब जो डायगोनल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उससे a/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज q हमने प्लेस कर दिया। आपको एक स्क्वायर प्लेट दे दिया ए का, ए इज द साइड लेंथ, ए इज द साइड लेंथ, और स्क्वायर प्लेट का सेंटर से, स्क्वायर प्लेट का सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे आपको एक चार्ज क्यू दे दिया। स्क्वायर प्लेट के सेंटर से a/2, सेंटर मतलब
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल, तो उससे a/2 हाइट पे एक पॉइंट चार्ज q रख दिया, एंड देन द क्वेश्चन आस्क्ड कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जनरेटेड बाय चार्ज q, फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द स्क्वायर प्लेट, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड across the find the flux of electric field across the square plate, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। अब देखो गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के क्रॉस फ्लक्स का बात करता है, ठीक है, गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के क्रॉस बात करता है ना, ये तो ओपन सरफेस है, स्क्वायर प्लेट क्या ओपन सरफेस है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया व्हाट इज ओपन सरफेस व्हाट इज क्लोज सरफेस, सब जो है पढ़िएगा आप, जैसे ये इसके पहले आप लास्ट का 2 वीडियो भी पढ़िए, ठीक रहेगा। कंटिन्यूटी में मूव करेंगे तो इजी रहेगा, कंटिन्यूटी में मतलब फिर छोड़ के पढ़ेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा, स्टोरी जो है ना, जैसे कोई मूवी होता है छोड़ के देखेंगे तो दिक्कत होता है ना, उतना समझ में नहीं आता, वैसे ये भी है, आप कंटिन्यूटी में पढ़िए, है ना, तो पीछे का वीडियोज भी पढ़िए आप, ठीक है। अब देखिए वीडियो देखते हैं लोग, कोई नहीं, क्लास है, पढ़िए। तो गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के बात करता है ना, क्लोज सरफेस के बारे में बात की, यहाँ तो आपको सरफेस ओपन है, कैसे करेंगे, हाउ विल यू डू दैट। देखो आप क्या करोगे, ये आपको स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, ये आपको स्क्वायर प्लेट दिया हुआ है, आप इन स्क्वायर प्लेट से ऐसा 5 और स्क्वायर प्लेट ले लो, आप पूरा एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लो, ऐसा 5 टोटल मतलब 6 स्क्वायर प्लेट ले लो, और इसको इंक्लूड करके 6 हो जाएगा ना, और उसको लेके आप एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लो, ये कंस्ट्रक्ट है क्यूब, ऐसा 6 स्क्वायर प्लेट ले लेंगे और एक क्यूब कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ठीक है, दिस विल बी क्यूब, ऑलराइट, कंस्ट्रक्ट 6 such a square plate including this given square plate and construct a cube such that this charge q lies at the center of the cube, such that this charge q lies at the center of the cube, ये चार्ज q जो है वो सेंटर पे लाई करेगा, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं, ठीक रहेगा, ठीक है, यहां we have taken 6 such a square plate and this q lies at the center of the cube, q lies at the center of the cube, ठीक है। अब सपोज करो एक क्यूब आपका गॉसियन सरफेस है, लेट्स टेक दिस क्यूब एज S, the cube is Gaussian surface, it consists of 6 pieces, the piecewise smooth surface, this cube is स्मूथ इन पीसेस, स्मूथ इन पीसेस का क्या मतलब है, जैसे देखो अगर स्फेयर लें तो स्फेयर इट इज अ स्मूथ सरफेस इन सिंगल पीस, स्मूथ सरफेस इन सिंगल पीस, सिंगल पीस का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, टेंजेंट प्लेन, मतलब टेंजेंट प्लेन होगा ना किसी पॉइंट पे, ये टेंजेंट प्लेन हो गया, द प्लेन दिस वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे मान लो कोई स्फेयर है और उसके ऊपर एक किताब रख दो, ऐसे प्लेन रख दो, ठीक है, तो एक पॉइंट पर टच करेगा, तो इस प्लेन को लोग टेंजेंट प्लेन बोलते हैं। जो सर्किल होता है उसके लिए जो टेंजेंट होता है लाइन होता है, लेकिन यहाँ पे तो स्फेयर के ऊपर तो बड़े सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं ना, एक पॉइंट पे, एक पॉइंट तो बहुत सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, तो यू हैव ए प्लेन कंटेनिंग दिस टेंजेंट एंड दैट इज कॉल्ड टेंजेंट प्लेन, समझ रहे, एक सरफेस के ऊपर तो एक पॉइंट पे इनफाइनाइटली मेनी टेंजेंट्स, राइट, जैसे स्फेयर है इसे बड़े सारे टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, ऐसे आपको ये स्फेयर हो गया तो ये तो यहाँ ऐसे कई सारे टेंजेंट हो जाएगा ना जी, तो द प्लेन कंटेनिंग ऑल दोस टेंजेंट आर कॉल्ड टेंजेंट प्लेन। तो हम लोग किसी भी सरफेस को स्मूथ बोलते हैं, वी कॉल इट सरफेस टू बी स्मूथ इफ यू हैव ए यूनिक टेंजेंट प्लेन एट एवरी पॉइंट। जैसे स्फेयर ले लो, किसी भी एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट प्लेन होगा, यूनिक टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट, यहाँ पे भी आपका यह वन प्लेन। लेकिन अगर मान लो हम हेमिस्फेयर ले लें, हेमिस्फेयर विद द बेस, हेमिस्फेयर विद द बेस, अब आप बाउंड्री पे आ जाओ, यहाँ पे अगर इस पॉइंट को
if you approach this point from the sphere side, then you will have this tangent plane, right? ये tangent plane हो जाएगा। अगर इसी point को आप इस प्लेन साइड से अप्रोच करेंगे तो ये tangent plane हो जाएगा। बात समझ लो, जैसे इसी को देख लो आप, अगर इस पॉइंट को इधर से अप्रोच करोगे तो टेंजेंट प्लेन तुम्हारा ये बनेगा, अगर इसी पॉइंट को यहां से अप्रोच करोगे तो टेंजेंट प्लेन ये बनेगा। ठीक है, तो ये जो सरफेस हो गया, इट इज स्मूथ इन टू पीसेस। एक पीस ये हो गया और एक पीस ये हो गया, एक हेमिस्फेरिकल पीस हो गया, एक प्लेनर पीस हो गया। इट इज स्मूथ इन टू पीसेस। दिस इज स्मूथ इन 6 पीसेस। इट इज स्मूथ इन 6 पीसेस। आप बाउंड्री पे अप्रोच करोगे ना अलग अलग तरफ से, तो अलग अलग टेंजेंट प्लेन ड्रॉ होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो मतलब हम लोग कहते हैं पीस वाइज स्मूथ, इसको कहते हैं पीस वाइज स्मूथ सरफेस, इसको बोलते हैं पीस वाइज स्मूथ सरफेस। ये आपका दिस इज स्मूथ सरफेस। इट्स नॉट स्मूथ इन पीसेस, इट्स स्मूथ इन सिंगल पीस, राइट? इसको स्मूथ सरफेस बोलते हैं, इसको पीस वाइज स्मूथ सरफेस बोलते हैं। क्यों हम बता रहे हैं? उसका रीजन ये है कि जब आप सरफेस इंटीग्रल इवेल्युएट करेंगे आप, तो जैसे अगर सिंगल पीस में है फिर तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पीस में स्मूथ सरफेस होगा तो एक्चुअली होता क्या है कि when your surface is piecewise smooth, in that case on every piece n cap goes different. On every piece n cap goes different. जैसे यहाँ पे हम लोग let us consider the cube as the Gaussian surface. Let us consider cube as the Gaussian surface, right? I am considering cube as the Gaussian surface. Then as per the Gauss law of electrostatics, the flux of electric field will be what? Charge enclosed by epsilon naught. ठीक है, अब S जो है वो क्यूब है, and cube is a piecewise smooth surface. जब it consists of 6 pieces, तो 6 pieces होगा तो n cap का डायरेक्शन हर पीस पे अलग अलग होगा। अगर S2 का बात करें तो n cap goes in this direction, इसका बात करें तो n cap goes in this direction। ठीक है, तो n cap चूंकि अलग अलग पीस पे अलग अलग होता है तो E डॉट n भी आपका डिफर कर जाता है, E डॉट n भी अलग अलग हो जाता है। इसका सारा सरफेस का मार्किंग कर देते हैं एक बार। ठीक है, ये S1 हो गया, S2 हो गया, फ्रंट वाले को S3 ले लो, बैक वाले को S4 ले लो, साइड वाला जो है S5 लेते हैं और इसको S6 लेते हैं। तो आप देखिए जितने भी S1, S2, S3, S4, S5, S6 है, n cap इज डिफरेंट। ठीक है, n cap डिफरेंट होगा तो ये इंटीग्रेंड अलग हो जाएगा। इंटीग्रेंड अलग हो जाएगा तो उस केस में डोमेन को पार्टीशन करना पड़ेगा। मतलब S के अलग अलग हिस्से में, जो क्यूब के अलग अलग हिस्से में इंटीग्रेंड डिफर कर गया ना, जैसे आप डेफिनेट इंटीग्रल पढ़े होंगे, कोई फंक्शन fx दिया रहता है आपको, इफ fx इज x स्क्वायर फ्रॉम 1 to 3 and x cube from 3 to 5, तो अगर आपको इंटीग्रल दे दिया आपको से 1 to 5, तो आप क्या करते हैं? क्योंकि fx का वैल्यू अलग अलग है, डोमेन के इस हिस्से में x स्क्वायर है और डोमेन के इस हिस्से में x क्यूब है, तो आप इस डोमेन को पार्टीशन कर देते हैं 1 to 3 and 3 to 5। और यहां पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर dx, यहां लिखते हैं एक्स क्यूब dx। वैसे कुछ यहां भी है, आपका क्यूब जो है 6 pieces consist of 6 pieces smooth surface, on each smooth surface n cap goes different। when n cap goes different, E dot n will go different। तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, इस सरफेस इंटीग्रल को पार्टीशन कर देंगे, डोमेन को पार्टीशन कर देंगे। वी विल इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल ऑन ईच पीस सेपरेटली एंड ऐड देम अप। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया आपने, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। ये हो जाएगा E डॉट एन डी एस on S1, E dot NDS on S2, E dot NDS on S3, E dot NDS on S4, E dot NDS on S5, E dot NDS
ऑन S6 इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज समझो, Q जो है सारे ही फेसेस से इक्विडिस्टेंट है, Q जो है सारे ही फेसेस से इक्विडिस्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक एक फेस पे वो सेम होगा, जो फील्ड का स्ट्रेंथ होगा एक एक फेस पे वो सेम होगा आपका। द फील्ड स्ट्रेंथ ऑन ईच फेस इज गोइंग टू बी सेम, व्हाई? बिकॉज Q इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ईच फेसेस, एक एक सरफेस से S1 S2 S3 S4 S5 S6 सारे ही फेसेस से Q जो है इक्विडिस्टेंट है, Q सेंटर पर लाई कर रहा है। तो इन दैट केस आई कैन से द फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच फेस इज गोइंग टू बी सेम। चूंकि फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स भी हर फेस के अक्रॉस सेम रहेगा। फ्लक्स अक्रॉस ईच फेस इज गोइंग टू बी सेम, मतलब दीज इंटीग्रल्स आर ऑल इक्वल, दिस इंटीग्रल्स आर ऑल इक्वल, राइट। इसको हम लिख सकते हैं, आई कैन राइट देम एज दिस इज इक्वल टू 6 times the flux across S1। आपको S1 के अक्रॉस निकालना था ना, so this is equal to 6 times flux across S1 equals to Q by epsilon naught। That means the flux across S1 is going to be simply Q by 6 epsilon naught, ये Q by 6 epsilon naught हो जाएगा। The flux across S1 is going to be Q by 6 epsilon naught, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो देखिए गॉस लॉ मतलब ये क्लोज सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स का बात करता है, लेकिन कुछ एक केसेस में हम लोग चाहें तो गॉस लॉ यूज करके ओपन सरफेस के अक्रॉस ही फ्लक्स निकाल लेंगे। ये केसेस बहुत अधिक नहीं है, जैसे मान लो इसी में आपको कहे कि जो Q है a/2 पे ना होके ये a/2 से थोड़ा नीचे रहे, मान लो ये Q जो है a/2 से थोड़ा नीचे है, डेल्टा डिस्टेंस नीचे है, यहाँ है। अब इस केस में फ्लक्स नहीं निकाल पाएंगे आप गॉस लॉ यूज करके, क्योंकि थोड़ा सा नीचे कर दोगे तो क्या होगा, ये आपको यहाँ तक तो फिर भी सही है, लेकिन ये होल्ड नहीं करेगा। इन दैट केस चूंकि Q अब जो है इक्विडिस्टेंट नहीं है, S2 से ज़्यादा दूरी पे है और S1 से कम दूरी पे है, तो S1 के ऊपर फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, S2 के ऊपर कम होगा, तो S1 S2 पे फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल नहीं होगा। इन दैट केस these integrals are not all equal, these integrals are not all equal। तो हम लोग ये स्टेप नहीं लिख सकते उस केस में, ठीक है, ये स्टेप नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ा इनइक्वालिटी में बात कर सकते हैं कि सेंटर पे था तो S1 के अक्रॉस फ्लक्स ये था, तो सेंटर से नजदीक आ जाएगा तो हम ये जरूर कर सकते हैं कि फ्लक्स जो होगा वो इससे बड़ा हो जाएगा, ये बोल सकते हैं कि फ्लक्स अक्रॉस S1 विल बी मोर देन दिस। क्यों? क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा, मतलब a/2 पे था तो ये फ्लक्स ये था, तो a/2 से नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, तो फील्ड का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा, फील्ड स्ट्रांगर हो जाएगा S1 पे, तो हम कह सकते हैं कि S1 के अक्रॉस फ्लक्स जो होगा वो Q/6 एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होगा। कितना होगा नहीं पता, नहीं निकाल पाएंगे इससे, ठीक है, कितना होगा ये गॉस लॉ से नहीं निकल पाएगा आपको, और गॉस लॉ गारंटी भी नहीं कर रहा आपको, गॉस लॉ तो बात ही नहीं करता ओपन सरफेस के बारे में, ठीक है, तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं गॉस लॉ से, क्यों नहीं निकाल के दे रहे हो, गॉस लॉ डज नॉट टॉक अबाउट इट। गॉस लॉ तो क्लोज ओपन सरफेस के बारे में बात ही नहीं कर रहा है ना, तो कुछ एक केस में निकलेगा और कई केस में नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो वी कैन नॉट कंप्लेन because it doesn't talk about it, it only talks about closed surface। closed surface के क्रॉस फ्लक्स देगा आपको हर केस में, ठीक है, तो ओपन सरफेस के कुछ एक केसेस में ही निकाल पाएंगे, ठीक है, और जैसे इसी केस में देखिए a/2 से थोड़ा नीचे आ गया तो नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है। एक और केस लेते हैं, तो ये बड़ा फेमस केस है, ठीक है, तो इसको आप याद भी रखेंगे, ठीक रहेगा कि द फ्लक्स अक्रॉस द स्क्वायर प्लेट इफ द चार्ज इज लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ a/2 इज Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो जस्ट रिमेंबर दिस रिजल्ट, इट विल हेल्प यू, ठीक है, इसको याद रखिए आप, ठीक है। एक और सवाल करते हैं, सपोज करो आपको एक क्यूब दे दिया है, आपको एक क्यूब दे दिया है, एक क्यूब 3D होगा ना, 2D 3D,
ये क्यूब है सपोज करो, ये मान लो क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। हाँ अब ठीक है, ये आपको क्यूब दे दिया, ठीक। और क्यूब के, लेट्स पुट इट हियर, क्यूब के इस पॉइंट पे, सपोज को क्यूब के इस पॉइंट पे एक चार्ज क्यू है। एट दिस पॉइंट यू हैव अ चार्ज क्यू। नाउ यू जस्ट टेल मी व्हाट इज फ्लक्स अक्रॉस दिस ऑपोजिट फेस। आपको एक चार्ज क्यू दे दिया ऑन द वर्टेक्स, क्यू के वर्टेक्स पे आपको एक चार्ज क्यू दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस ऑपोजिट फेस। फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस ऑपोजिट फेस। ठीक है, ये भी फेमस क्वेश्चन है। कैसे निकालेगा, हाउ विल यू फाइंड इट? दो तरीके से आपको हम निकाल के बताते हैं इसको। ठीक है, एक तो काम ये कर सकते हैं आप कि थोड़ा सा इसको, ठीक है, एक काम ये कर सकते हो कि आप ऐसा ऐसा 8 क्यूब ले लो, ऐसा ऐसा 8 क्यूब ले लीजिए। ठीक है, और 8 क्यूब को इस तरह से अरेंज करो, 8 क्यूब लेके बड़ा क्यूब बना लो, सच दैट दिस क्यूब लाइज एट द सेंटर ऑफ द बिग क्यूब। देखिए कैसे, जैसे इसका डुप्लीकेट हो जाएगा क्या, क्लोन, अच्छा क्लोन हो गया, और क्लोन, और क्लोन। हाँ, देखते हैं कैसे होगा। ये क्यूब ले लिया, ठीक है, एक पीछे लगा दिया, ठीक है, एक यहां लगा दिया, ठीक, एक एक और बच गया। ठीक है, हमने क्या किया, हमने ऐसा ऐसा 8 क्यूब ले लिया एंड वी हैव मेड अ बिग क्यूब, we have made a big cube such that this cube lies at the center of the big cube. हमने ऐसा ऐसा 8 क्यूब ले लिया और इस तरह से अरेंज किया कि एक बड़ा क्यूब बना लिया such that this cube lies at the center of the big cube, big cube, right? अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखो आप, इसमें हमने क्या निकाला था, फ्लक्स अक्रॉस ईच फेस इज q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब q/6 एप्सिलॉन जो फ्लक्स निकाला था हम लोगों ने, उसमें देखा था हमने कि जो फ्लक्स है वो क्यूब के साइज से इंडिपेंडेंट है, मतलब इट डजंट इन्वॉल्व ए, इसमें ए इन्वॉल्व नहीं है, साइड लेंथ इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आप क्यूब बड़ा करते जाएं छोटा करते जाएं फ्लक्स वही रहेगा। और वो इसलिए है क्योंकि
आप जब क्यूब को छोटा करेंगे तो एरिया घटेगा लेकिन फील्ड बढ़ेगा। फील्ड जो है 1/r² पर डिपेंड करता है और एरिया a² पर डिपेंड करता है। मतलब अगर साइज बढ़ाएंगे आप तो एरिया जो है स्क्वायर ऑफ लेंथ पे इंक्रीज करेगा, लेकिन फील्ड जो है स्क्वायर ऑफ लेंथ पे फॉल करेगा। मतलब फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ। एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ हो गया। तो इसलिए जो फ्लक्स निकालते हैं तो वो लेंथ से इंडिपेंडेंट रहता है। तो फ्लक्स जो है साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम इस चीज को यहाँ यूज कर सकते हैं। आई कैन से दैट द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड across this big face is going to be simply q/6ε0। लेकिन आपको तो सिर्फ इसका 1/4 पे निकालना है ना, आपको तो सिर्फ 1/4 पे निकालना है। आपको तो ये जो येलो वाला फेस है उस पे निकालना है सर। यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 1/4, ठीक है। ये तो पूरे फेस के क्रॉस हो गया, तो 1/4 के क्रॉस क्या होगा। अच्छा, और जैसे मान लो ये बड़ा फेस हो गया और इसका 1/4 क्वार्टर हो गया, तो आप देख सकते हैं कि जो क्यू है वो बिल्कुल चारों क्वार्टर से सिमेट्रिक पोजीशन पे है। मतलब क्यू की वजह से फ्लक्स जो होगा अक्रॉस ईच क्वार्टर इट विल बी सेम, यानी इस क्वार्टर के अक्रॉस जो फ्लक्स होगा इट विल बी 1/4 ऑफ द फ्लक्स अक्रॉस द बिग फेस, ठीक है। तो फ्लक्स आपका आ जाएगा अक्रॉस दिस 1/4 will be 1/4 of, so that is q/24ε, q/24ε0 ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फ्लक्स इसका निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड फ्लक्स अक्रॉस, ठीक है। आपको एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के वर्टेक्स पे दे दिया, तो ऑपोजिट फेस पे फ्लक्स जो होगा वो q/24ε0 हो जाएगा, q/24ε0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? इस क्वेश्चन को एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग एक और तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखो क्यूब एक ड्रा करते हैं फिर से। एक और अप्रोच है वो देख लिया जाए थोड़ा। ये आपको क्यूब दे दिया, ठीक। इसको जो है फ्लिप कर दो, ओके। अब इसमें हम लोग को जो है यहां चार्ज है, हमें फ्लक्स किसके क्रॉस निकालना है, इसके क्रॉस निकालना है। एक दूसरा अप्रोच देख रहे हैं, ठीक है। q/24ε0 आया था, ठीक है। एक दूसरे तरीके से भी देख रहे हैं हम लोग। मान लो कि हम सारे फेस का मार्किंग कर दें, S1 S2, लेफ्ट फेस को S3 बोल दो, राइट फेस को S4 बोल दो, ठीक है। और फ्रंट फेस को S5 बोल दो, बैक फेस को S6 बोल दो, ठीक है। अगर हम कहें इफ आई कंसिडर द क्यूब एज गॉसियन सरफेस as Gaussian surface S, then flux of electric field across the cube will be what? Flux of electric field across the cube will be what? It will be equal to charge enclosed by epsilon naught। अब जो Q है आपका ये वर्टेक्स पे है, तो आप मुझे बताओ चार्ज इनक्लोज बाय द क्यूब क्या होगा। पहले क्या था कि बीच में था, बीच में था तो पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज हो रहा था। अभी क्या वर्टेक्स पे है, तो वर्टेक्स पे अगर चार्ज रखेंगे तो 1/8वां हिस्सा ही क्यूब के अंदर मानोगे ना। जैसे अभी पीछे देखो ये हमने ड्रा किया था, क्यूब वर्टेक्स पे था। अब इसमें देखो 8 छोटा छोटा क्यूब था और 8 क्यूब बोलेगा क्यूब मेरे पास है, तो एक क्यूब का हिस्सा कितना होगा, 1/8 ही हुआ ना। This Q is on the vertex of 8 cubes। तो अगर हम लोग कहें कि इस क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, तो it will be only 1/8 of the charge, क्योंकि this Q is shared by 8 such cubes,
8 such cubes. So the cube contained in one small cube is going to be simply 1/8. ये क्या हो जाएगा? Q by 8 upon epsilon naught. I can say Q by 8 epsilon naught. Q by 8 epsilon naught. अब यहाँ क्यूब जो है, it is piecewise smooth surface. It consists of 6 pieces, right? So I can write it as what? Integral across flux across S1, flux across S2, flux across S3, flux across S4, flux across S5, flux across S6 is equal to Q by 8 epsilon naught. The flux across S will be simply written as sum of the flux across S1, S2, S3, S4, S5, S6. ठीक है? अब यहाँ पे 6 फेसेस हैं क्यूब के. The cube is having 6 faces. अब ये 6 फेसेस को 2 कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. 3 फेस तो ऐसे हैं, S1, S3 और S6, डाउन फेस, लेफ्ट फेस और बैक फेस, जो इस क्यूब को कंटेन कर रहा है. तो ये फेस कंटेन कर रहा है ना, S1 के वर्टेक्स पे है, सिमिलरली S3 के वर्टेक्स पे है, ठीक है, और S6 जो बैक फेस है उसके वर्टेक्स पे है, ठीक है. अच्छा, S4 के वर्टेक्स पे नहीं है, S2 के वर्टेक्स पे नहीं है, और फ्रंट फेस S5 के वर्टेक्स पे नहीं है. 3 ऐसे फेस है जिसका वर्टेक्स पे चार्ज लाई कर रहा है, और 3 ऐसे फेस है जो चार्ज के ऑपोजिट है, ठीक है, वर्टेक्स पे लाई नहीं कर रहा है. तो अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट इज फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस S1, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस S1, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस S1. अब एक चीज समझो, अगर आपसे हम पूछे व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस S1, मान लो कोई पॉइंट P ले लिया हमने यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट P, ठीक है, तो पॉइंट P पे Q की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? पहले तो Q को पॉइंट P से ज्वाइन करो, ये R हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लाई करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर Q पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लाई करेगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे उस प्लेन में ही कंटेंट रहेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनाएंगे आप, जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन जो है वो S1 प्लेन में ही कंटेंट रहेगा. और एन कैप अगर ड्रा करें तो क्या होगा? एन कैप इज गोइंग टू बी दिस इज गोइंग टू बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो ऑन S1 what will be E dot n? E dot n is going to be 0. समझ लो, जैसे मान लो कि आपको एक ये फेस है यहाँ, ये वाई हमारा जो डिजिटल बोर्ड है यही मान लो है S1 है, और इसके वर्टेक्स पे यहाँ पे मान लो चार्ज Q है, और हम पूछे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो कैसे निकालोगे? आप चार्ज Q से ये ड्रा कर लोगे, ये R, ठीक है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा हमारा. मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डिजिटल बोर्ड के प्लेन में ही कंटेंट होगा ना, और एन कैप आपका ये हो जाएगा. E डॉट एन क्या हो जाएगा? 0. इट मीन्स ऑन S1 एवरीवेयर यू आर फाइंडिंग E डॉट एन इज 0. सो फ्लक्स अक्रॉस S1 इज 0. तो S1 के अक्रॉस फ्लक्स जो होगा वो 0 हो जाएगा. सिमिलरली फ्लक्स अक्रॉस S3 इज 0, फ्लक्स अक्रॉस S6 इज 0, फ्लक्स अक्रॉस S6 इज 0. मतलब S1 पे 0 हो गया और S3 भी कंटेन कर रहा है, सॉरी S2 तो ऊपर है ना, ये 0 हो गया, और क्या है, S3 कंटेन कर रहा है तो ये 0 हो जाएगा, और S6 भी कंटेन कर रहा है, ये फ्लक्स भी हो जाएगा. अब बाकी जो है S2, S4, S5 ये कंटेंट नहीं कर रहा है, लेकिन S2, S4, S5 के रेस्पेक्ट में चार्ज Q जो है बिल्कुल सिमेट्रिकल पोजीशन पे है. जिस तरीके से S4 के लिए चार्ज Q है पोजीशन, उसी तरीके से S6 के लिए चार्ज Q का पोजीशन है. तो हम कह सकते हैं कि चार्ज Q का जो फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो S2, S4, S6 पे सेम होगा फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन. तो फ्लक्स विल आल्सो भी सेम, फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो फ्लक्स भी सेम रहेगा. तो आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू 3 times flux across S4, or the flux across S4 is going to be simply
Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, इज Q by 24 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा फ्लक्स अक्रॉस S4 इज Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? इससे भी निकल गया था Q by 24 एप्सिलॉन नॉट। कोई नहीं, कोई भी वे फॉलो कीजिए, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन तो मिला ही ना हम लोग को कि मतलब ये सब सवाल देखिए, ये नहीं है कि मतलब हम लोग फिजिक्स को समझने के लिए सब सवाल करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन वे ऑफ फाइंडिंग द फ्लक्स। ठीक है, ओके। और भी कैसे हो सकते हैं, ज़्यादा देखो केसेस तो नहीं है। जैसे आपको मान लो एक लेट्स से हेमिस्फेयर दे दिया, ठीक है, और हेमिस्फेयर के सेंटर पे एक चार्ज क्यू दे दिया, एंड दे आस्क यू व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस हेमिस्फेयर, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस दिस हेमिस्फेयर। अगर ये पूछते हैं कैसे निकालेंगे? आप चाहो तो इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो, लेकिन आप चाहो तो इसको फ्लिप करो ऐसे, ओह सॉरी, क्लोन करो, क्लोन किया और फ्लिप कर दिया ऐसे। आप ऐसा ऐसा एक और हेमिस्फेयर ले लो, ऐसा एक और हेमिस्फेयर ले लो और इसको ऐसे जोड़ दो, ठीक। ये हो गया हमारा S1 और ये हो गया हमारा S2, and we will consider a complete sphere as Gaussian surface. So what would be the flux? And this S consists of two pieces, S1 and S2, और S1 S2 के लिए चार्ज Q जो है वो बिल्कुल सिमेट्रिक पोजीशन पे है। So flux across S1 and S2 is going to be equal. So I can write it as what? Twice of the flux across S1. So flux across S1 is going to be simply half of it. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। सेम चीज हो जाएगा अगर मान लो एक कोन ले लिया हमने, कोन के बिल्कुल यहाँ पे बेस के सेंटर पे रख दिया, तो एक कोन और ले लेंगे नीचे, दो कोन मिल के क्लोज सर्फेस बन जाएगा, एंड फ्लक्स अक्रॉस ईच कोन विल बी इक्वल टू Q by 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह के केसेस आपसे मतलब एग्जाम में कई बार पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो दीज आर द फ्यू केसेस वेयर वी कैन फाइंड फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ। यूजिंग गॉस लॉ वो सारे सर्फेसेज जिनको मतलब हम देख रहे हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे किया, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दोज ओपन सरफेस फॉर वेयर, वो सब ओपन सरफेस जहाँ पे कई सारा ओपन सरफेस लेके क्लोज सरफेस बना पा रहे हैं, सच दैट Q लाइज एट द सेंटर ऑफ दैट क्लोज सरफेस, वहाँ हम लोग निकाल पा रहे हैं। जैसे हमने एक शुरू में लिया था स्क्वायर प्लेट, तो वैसा ऐसा 6 स्क्वायर प्लेट बना के Q बना दिया, सच दैट Q लाइज एट द सेंटर, वहाँ निकाल पाए हम लोग। यहाँ भी वैसे ही है, एक हेमिस्फेयर था तो एक और हेमिस्फेयर लेके हम लोग कंप्लीट स्फेयर बना दिया, सच दैट Q लाइंग एट द सेंटर, यहाँ भी निकाल पा रहा है। तो कुछ एक केसेस में हम लोग निकाल पाएंगे, सारे केसेस में नहीं निकाल पाएंगे। जैसे इसी यही पे Q मान लो थोड़ा ऊपर कर दे हम, तो नहीं निकाल पाएंगे आप। ठीक है, हाँ ये बोल सकते हो कि S1 के क्रॉस जो फ्लक्स होगा Q by 2 एप्सिलॉन ज़्यादा होगा, क्योंकि फील्ड का स्ट्रेंथ S1 में बढ़ गया है, और S2 पे Q by 2 एप्सिलॉन से कम होगा। इनइक्वालिटी में बात कर सकते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं निकाल सकते। अगर सेंटर के बजाय थोड़ा सा ऊपर रहेगा तो नहीं निकाल पाओगे, समझ रहे हो। तो ये सब देखो केसेज है, कुछ एक केसेज हैं जहाँ पर लोग निकाल पा रहे हैं, तो वो हमने आपको बता दिया सारा। ठीक है, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है दैट इज फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वो थोड़ा सा बड़ा केस है, उसमें टाइम लगेगा हम लोग को। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे इसको। ये फ्लक्स के ऊपर हो गया, अगला एप्लीकेशन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, सो यू आर वाचिंग दिस ट्रैजेक्टरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, राइट, एंड आई एम विशाल देवर्सी। जो भी लोग जैम नेट गेट
जस्ट या ग्रेजुएशन में है या फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, वो सारे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।